Hello everyone, I Bini Rajvansh welcome you all to my YouTube channel that is Venus Educational Learning। तो हमारा जो बीएड सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, उसका हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कंपोनेंट्स एंड लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारे यूनिट 3 का ए पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली कंप्रहेंशन के बारे में हम अपने पिछली वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि कंप्रहेंशन मीन्स होता है समझना। जब हम कुछ किसी चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को समझते हैं, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपने शब्दों में बयां करते हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है। दैट इज मीन्स अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन। हम लोगों का इंटरप्रिटेशन होता है, कहने का मतलब सबकी अपनी समझ होती है, सब अपने अपने शब्दों में बताते हैं। आप हमेशा ये देखेंगे कि हर किसी के मतलब वर्ड्स सेम नहीं होंगे, सब अपने अपने शब्दों में किसी चीज की, जो उनकी किसी भी चीज को पढ़ के अगर उनको समझ आती है, डिफरेंटली मतलब एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों को ये देखने को मिलता है बिकॉज हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। कई बार जो है कुछ भी सपोज करके अगर आप हम किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करें, अलग अलग जो पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, किसी एक चीज के बारे में, एक कंटेंट के बारे में अगर एक्सप्लेन करें तो डिफरेंटली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम सबकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन यही चीज होती है कि हम समझ के अपने शब्दों में उसको कैसे बयां करते हैं, कैसे बताते हैं। तो एक अच्छी तरह से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग जो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे जो भी लिखा हुआ, जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है। तो जो बच्चों को सबसे ज्यादा क्या किस चीज की जरूरत है, डिकोड करना। डिकोड मतलब शब्द जो होते हैं ना, वर्ड टू वर्ड जो डिकोड करना। कहने का मतलब ये कि उनको वर्ड्स के मीनिंग पता होने जरूरी, बिकॉज वर्ड्स के, अगर मुझे सपोज यहाँ पे ये डिकोड का ही वर्ड नहीं का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो ये पूरा जो सेंटेंस है मैं नहीं समझ पाऊंगी लिखा क्या है। तो डिकोड करना बहुत जरूरी है, जो कुछ भी वो रीड करते हैं, जो भी कुछ वो पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब भी डिकोड करेंगे शब्दों को, मेक कनेक्शंस। कौन से कनेक्शंस, जो कुछ हमने पढ़ा है और जो कुछ हम जानते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज। बेसिकली हम लोग अपने लेसन प्लान्स में भी देखते हैं, जब हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जब हम लेसन प्लान्स में भी हमने ये चीज सीखी कि बच्चों को कोरिलेट करके पढ़ाना है। बिकॉज कोरिलेशन कब होती है, जब बच्चों की हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उनको कनेक्ट करके उनको जो है न्यू नॉलेज देते हैं। तो बेसिकली बच्चों को जो कुछ भी पता होता है हम लोग उसी के साथ कनेक्ट करके उनको नया टॉपिक पढ़ाते हैं। बिकॉज उससे क्या होता है, बच्चों की लर्निंग, बच्चों की मतलब रिटेंशन, हमने पढ़ा था जैसे रिटेंशन। तो पहली बात का हमने पढ़ा था, मेमोरी के बारे में पढ़ा था, रिटेंशन के बारे में पढ़ा था। वो रिटेंशन अच्छी होती है, बच्चे उसको ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन तो अच्छी होगी बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उनको अच्छे से पहले से पता है उससे रिलेट करके हम उनको नई नॉलेज दे रहे हैं, नई नॉलेज वो गेन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इजी रहता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में मिल सकता है बच्चों की। हम लोग उसमें क्या देखते हैं, जब भी कोई नया चैप्टर बच्चों का शुरू होता है तो उसमें क्या लिखा होता है, स्टार्टिंग में लिखा होता है कि so and so topic we have studied, या we have learned in the previous chapter, now we are going to study so and so topic। तो वो क्या है, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश, ताकि बच्चों को याद आए हमने पिछले अपने चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में उसके आगे का पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड पढ़ेंगे या उसके साथ जो क्या कनेक्शन है उसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे हैव रेड। थिंक डीपली, क्या पढ़ा था, बिकॉज जो पढ़ने वाले हैं उसके साथ कनेक्शन बनाना है ना। तो इसलिए वो याद करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या पढ़ा था। बिकॉज जब तक याद नहीं कर पाएंगे उन्होंने क्या पढ़ा था, हम लोग नई नॉलेज जो है उनको नहीं दे सकते, वो नई नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज एक सिंपल, हम लोग मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो जैसे अगर बच्चे को एक सिंपल कंसेप्ट अगर नहीं समझ आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट तक कैसे पहुंचेगा। तो पिछले जो पढ़ा होना उसके साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन एक ऐसी एबिलिटी है किस चीज की, टू प्रोसेस, जो क्या एक रीडर से चाहता है कि कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। कंस्ट्रक्ट मीनिंग मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग अपना मीनिंग खुद बनाते हैं। कहने का मतलब ये लिखा हुआ जो है वो एक मीनिंग, एक
कॉमन मीनिंग तो कन्वे करता ही करता है। पर अब कंप्रहेंशन की बात आई तो सबकी डिफरेंट कंप्रहेंशन एबिलिटी डिफरेंट होती है, बिकॉज कईयों को कम समझ में आता है, कईयों को ज्यादा समझ में आता है, कईयों को जल्दी समझ में आता है, कईयों को स्लो समझ में आता है। अब अगर आप एक बच्चे को एक नहीं, क्लासरूम में अगर आप बच्चे डिफरेंट आपके बच्चे होते हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं, आप अगर उनको कंटेंट दे दोगे तो आप वहां पे ही देख लो, अगर आप बाद में उनसे पूछो जो पढ़ा है आपको क्या समझ में आया, सबके अपने अपने मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा ना इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन सबकी डिफरेंट होगी, क्योंकि कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको समझ में आया, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको आधा समझ में आया, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो कॉम्प्रहेंशन क्या है, एक एबिलिटी है, एक प्रोसेस है, जहां पे हम लोग जो है रिटन टेक्स्ट से मीनिंग निकालते हैं कि रिटन टेक्स्ट का मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या चीज हमें रिक्वायर करता है, वर्ड्स वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, शब्दों को जानना पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि शब्दों, क्योंकि एक एक शब्द को जोड़ के, अब अगर मैं इस पैरा की भी बात करूं तो इस शब्दों को जोड़ के एक पैरा बना हुआ है, तो एक एक शब्दों का मुझे मीनिंग आना बहुत जरूरी है। जहां पे भी आप देखोगे एक पैरा में अगर एक सेंटेंस में भी एक डिफिकल्ट वर्ड ऐसा आ जाता है या न्यू वर्ड ऐसा आ जाता है तो आप क्या फील करते हैं, आपको वो सेंटेंस समझ में नहीं आता। तो अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड, बिकॉज अगर आपको वो उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो तभी उसको कंप्रहेंड कर पाएंगे, कंप्रहेंड कर पाएंगे तो तभी आप उसको जो है इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। अब एक स्ट्रक्चर, एक पैसेज का हमने एक स्ट्रक्चर की भी बात की थी, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में जो है एक पूरा पैसेज, एक पूरा चैप्टर लिखा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक चीज की शुरुआत होती है, फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलता है, फॉलो करके चलता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हमें कितने तरह के वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड्स की अभी जैसे बात की, कितने तरह के शब्द मिलते हैं, नए शब्द भी होते हैं, कुछ पुराने शब्द भी होते हैं जो हमें पता होते हैं, इलस्ट्रेशंस भी होते हैं, कई बार पिक्चर्स भी फॉर्म में भी होते हैं, और कई बार रेफरेंसेस दिए होते हैं। तो इन सबको जो है जानना, इन सबको पहचानना, इन सबको समझना और इन सब का जो मीनिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक पैसेज का स्ट्रक्चर माना गया है। तो ये वाला जो इन सब चीजों को मिला के जो है आपकी जो कंप्रहेंशन एबिलिटी एक तरह से मानी जाती है कि इन सब चीजों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कंप्रहेंशन एबिलिटी अच्छी है, आप टेक्स्ट को, कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पा रहे हैं। इसके लिए क्या चीज जरूरी है, बेसिकली शब्दों की बात हो रही है तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज वोकेबलरी का मतलब क्या है कि आपको वर्ड शब्दों की मीनिंग पता है, बिकॉज जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज स्किल होगी, बिकॉज जहां जहां नए नए शब्द आएंगे, वरना आप देखेंगे आपको रुकना पड़ेगा, पॉजेस कितने आएंगे, हमने पॉजेस के बारे में भी पढ़ा था, तो वो पॉजेस कितने लोगे आप कितनी बार रुकोगे, आप खुद देखिए कि अगर आपको शब्दों की मीनिंग नहीं पता हो गया, बार बार रुकोगे नए नए शब्दों पे, जब आप नए नए शब्दों पे रुकोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड कितनी स्लो हो जाएगी उससे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिनकी कंप्रहेंशन अच्छी होती है वो बहुत जल्दी जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, बेसिकली यहाँ से मीनिंग निकालना है, जो भी हमने पढ़ा है, किस चीज के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है, व्हाट वी हैव रेड, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ फैक्ट एंड व्हाट कॉजेज एन इवेंट टू हैपन। तो ये सब एक समझने की जरूरत होती है, एक समझ होती है आपकी कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड। तो मेनली कॉम्प्रहेंशन क्या चीज हुई कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है, कंबाइनिंग रीडिंग, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, पढ़ने से, रीड करने से, फिर उसके बाद जो भी हम पढ़ते हैं थिंकिंग, उसके बारे में हम सोचते हैं, सोचते कैसे, कई बार हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, वो थिंकिंग में आ गया। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में हम लोग देखते हैं उसका मीनिंग निकालने के बाद कि क्या चीज गलत है, क्या, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो भी कंटेंट होता है कई बार उसका कुछ हिडन मीनिंग भी होता है, वो आपका रीजनिंग में कवर हो जाता है कि आप मतलब अपना कहते हैं ना जो कॉग्निटिव एबिलिटीज जब आप यूज करते हो, आप रीजनिंग करते हो, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, जैसे अभी हमने बात की यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ये देखो ये चीजें,
ये चीजें कवर होती है, व्हाट वी रीड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अ फैक्ट, व्हाट कॉजेज एन इवेंट टू हैपन, है ना। ये सारी चीजें पहले धीरे धीरे करके हमारी ये रीजनिंग पे आ जाते हैं कि हाँ, रीजनिंग में होता है कि हम उस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमारी होगी कॉम्प्रहेंशन। तो इसकी एक हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या है, it is an ability to process text, understand its meaning and to integrate with the what reader already knows। सबसे इजी मतलब जो हमारी डेफिनेशन है विकिपीडिया की, जो भी कुछ लिखा है क्या है, हमारी एक एबिलिटी कि हम उसको समझे, प्रोसेस, हम जो अपना माइंड यूज करते हैं, अपना ब्रेन यूज करते हैं, वो प्रोसेस ही हो गया एक तरह से। प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है, हम टेक्स्ट को रीड करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं बेसिकली अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से, जो हमें या तो पता है या फिर हम बाद में जाके उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है, सबसे इजी डेफिनेशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। एक और मैंने जो है यहाँ पे डेफिनेशन ली है हैरिस एंड नॉट की। तो इसमें क्या कहता है देखो, ये कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या है, इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन। लिखा हुआ भी कम्युनिकेट हो रहा है और बोला हुआ भी कम्युनिकेट हो रहा है थ्रू ए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब आदान प्रदान हम करते हैं ना, रेसिप्रोकेट करना मतलब आदान प्रदान करना, लेना देना, मतलब मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप मुझे को कुछ दे रहे हो, चेंज कोई आगे दे, उसी का मतलब है इंटरचेंज, होलिस्टिक इंटरचेंज ऑफ आइडियाज। आप क्या कहना चाहते हो या आप मुझे बताओगे, फिर उसके बारे में मैं सोच के फिर अपना कुछ मैं अपनी रीजनिंग करके मैं आपको अपने आइडियाज अपने व्यूज बताऊंगी, है ना। बिटवीन इंटरप्रेटर एंड द मैसेज। इंटरप्रेटर मतलब जो सुनने वाला वक्ता, जो फिर जो सुन रहा है या फिर जो पढ़ रहा है, और मैसेज हमारा हो गया जो हम लोग रीड कर रहे हैं। ये भी अच्छी डेफिनेशन है, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इसकी काफी क्लियर हो जाता है वैसे। तो आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स। अब रीडिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिससे हमारी रीडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बेस्ड होती है। तो फर्स्ट इज फोनेमिक अवेयरनेस। आपको ये लगेगा कि बार बार रिपीट हो रहे हैं बिकॉज ये जो एलिमेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम करते हैं। कंपोनेंट्स भी कहलाएंगे, लिंग्विस्टिक में स्किल्स बन के भी आ जाएंगे। चीजों पे आपको लगेगा रिपीट हो रहे हैं बिकॉज उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है यूज है एक तरह से। तो पहला हमारा आता है फोनेमिक अवेयरनेस, जो हमने पहले भी पढ़ा है, स्पीच और आपके साउंड से रिलेटेड, आपके वॉइस से रिलेटेड। नेक्स्ट, फोनिक यानी डिकोडिंग करना। इसका मतलब रिलेशनशिप, जो लिखा हुआ लेटर है और जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, हम लोग सही प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो लिखा हुआ उसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है टेक्स्ट फ्लुएंसी, कि हम टेक्स्ट को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उसका मीनिंग कितने अच्छे से गेन कर पा रहे हैं। और फ्लुएंसी किस चीज पे बेस्ड होती है, हमारी वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी क्या होता है हमारा वोकैबुलरी हमारी बेसिकली, वोकैबुलरी आपकी होती है जो आपके शब्द, जो आपके वर्ड्स होते हैं, उसकी कितनी आपको नॉलेज है। फ्लुएंसी आपकी जैसे एक्यूरेसी और स्पीड आपकी कब आती है, जब आपको जो है ये वर्ड्स की नॉलेज आओ। जितने आपको वर्ड्स होंगे, हम कहते हैं ना कि वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। हम जब स्पीकिंग की या राइटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके लैंग्वेज की, इंग्लिश की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज जितने अच्छे आपके पास शब्द होंगे उतनी अच्छी आपकी जो उतनी अच्छी मीन्स उतनी फ्लुएंसी होगी आपकी स्पीकिंग में भी, आपकी राइटिंग में भी। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा किसी चीज को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप खुद बताइए उस वर्ड, उस चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो फ्लुएंसी और एक्यूरेसी कैसे आती है, जितनी हमारी वर्ड्स की हमारी नॉलेज होगी। उसके बाद फ्लुएंसी जितनी बढ़ती है उतनी हमारी जो है कॉम्प्रहेंशन अच्छी होती है, जो होती है हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, जो कुछ भी लिखा है उसको समझना। तो जैसे फोनेम्स की बात कर रहे थे हम, फोनेम्स क्या है, आपके साउंड से रिलेटेड, आपकी स्पीच से रिलेटेड। स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट यूज टू फॉर्म स्पोकन वर्ड्स, जो भी हम अपने मुंह से जो भी साउंड निकाल रहे हैं, जो भी अल्फाबेट का साउंड निकाल रहे हैं बेसिकली। तो ये क्या है, इसको क्या कहा गया है, फोनेमिक अवेयरनेस को कहा गया है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस,
हियर एंड मैनिपुलेट द साउंड्स इन स्पोकन सिलेबल्स एंड वर्ड्स। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं एग्जैक्टली exactly, अगर जैसे फोनिम्स की बात करते हैं हम लोग, अल्फाबेट्स हम लोग जब करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साउंड, डिफरेंट अल्फाबेट्स के डिफरेंट साउंड्स है, और जब हम उसको कंबाइन करना शुरू करते हैं तब उसको मैनिपुलेट कितना करते हैं हम देखते हैं। जैसे अगर जैसे कंबाइन कर दिया तो उसको मैनिपुलेट करके मतलब कुछ वर्ड साइलेंट हो गया। अब जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, पर जब हम उसको साथ साथ जोड़ना शुरू करते हैं, वर्ड्स को जोड़ना शुरू करते हैं तो वो 41 साउंड्स प्रोड्यूस करता है, यानी 41 फोनेम्स। कहाँ 26 लेटर, कहाँ 41 फोनेम्स, यानी डिफरेंट साउंड्स। अब ये कैसे होता है? बिकॉज जब हम लोग कई बार दो अल्फाबेट के लेटर्स को ये जो हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो एक साउंड बन निकालता है। जैसे ये, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया सन, सन में 3 फोनेम्स है, मतलब 3 अलग अलग साउंड है, एस की अलग है, यू की अलग है, एन की अलग है। पर वर्ड अगर मैं लूँ ये शर्ट, यहाँ पे शर्ट में एस एच की साउंड एक है, फिश में लास्ट में एस एच की साउंड एक है, तो इसमें 3 फोनेम्स हो गया, यानी 3 जो है साउंड आ रही है। श की साउंड अलग आ रही है, यू की अलग आ रही है, और टी की अलग आ रही है। ऐसे फिश में एफ की अलग आ रही है, फिश, तो आई की अलग आ रही है, एस एच की अलग आ रही है, कंबाइन जो क्या है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे एक ये टेबल भी लिया है जिसमें डिफरेंट लिंग्विस्टिक यूनिट्स मैंने शो की है, और यहाँ पे फोनेम्स को मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जैसे सेंटेंस में है द सन शोन ब्राइटली, तो वर्ड मैंने लिया सन, सन में क्या देख रहे हैं, जैसे तो इसमें से हमने जैसे सन लिया तो सन में हम लोग देख रहे हैं सिलेबल। सिलेबल एक ऐसा वर्ड होता है, या एक वर्ड का ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें एक आपका वॉवेल होता है, एक वॉवेल। तो सन में हमें देखा जा सकता है एक वॉवेल है, दैट इज यू, 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 यहाँ पे सेम वॉवेल जो है ना। अब आता है नेक्स्ट, हम आता है ऑनसेट राइम। ऑनसेट राइम, तो ऑनसेट राइम की अगर जैसे बात करें, यहाँ पे मैंने जैसे 3 वर्ड्स लिए हैं, सन, सनशाइन एंड सनी। अगर तीनों की अगर वर्ड्स की बात करें तो हम तीनों का जो है मीनिंग डिफरेंट है। पर अगर यहाँ पे हम देखा जाए, जैसे अगर फोनेम्स की अवेयरनेस की बात करूं तो ऑनसेट पहला आता है हमारा, ऑनसेट। ऑनसेट, तो ऑनसेट का मतलब क्या हुआ? ऑनसेट वो वर्ड होता है, वो इनिशियल कॉन्सोनेंट को कहा जाता है जो कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एक सिलेबल के साथ। बेसिकली राइम क्या होता है? राइम वो वॉवल होता है बाद का, जो मतलब उस कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवल, या फिर जो वॉवल फॉलो करता है, या कोई सिलेबल उसके बाद अगर आता है कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सन लिखा, सनशाइन लिखा और सनी लिखा। आप देख रहे हैं पहला कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या आ रहा है? वॉवल, वॉवल, या कोई भी सिलेबल हो सकता है। अब जैसे अगर मैंने तो सनशाइन, सन, सनी यहाँ पे एग्जांपल लिया, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज बैग है, अगर बैग में क्या है, बी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, और उसके बाद फॉलोड बाय ए, दैट इज अ वॉवेल। तो ऐसे कितने हैं? स्विम फॉर एग्जांपल, एस डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट एंड आई इज अ वॉवेल, स्विम। तो ये हमारे हो गए ऑनसेट राइम बेसिकली। तो ऐसे वर्ड जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, वो डिफरेंट कंटेक्स्ट हो जाता है। तो अब ऐसे ही अगर मैं सन की बात करूं, सन में 3 फोनेम्स है, एस यू एन सन, फोनेम मतलब 3 अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है फोनिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस की क्या चीज है? जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल अगर लूं, ब्लेंडिंग, पहला हम देखते हैं ब्लेंडिंग। पहले हम बच्चों को जैसे ब्लेंडिंग करना सिखाते हैं, कैसे? एक वर्ड है मोप, यहाँ पे मैंने वर्ड लिया मोप। मोप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? पहले बच्चों को बोलेंगे बोलो म ओ प, मोप। ऐसे ही है ना, ब्लेंड करना, 3 अलग अलग साउंड्स को ब्लेंड करना ताकि वो सही से उसको प्रोनाउंस करें बाद में। नेक्स्ट आता है फिर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में जैसे फर्स्ट साउंड्स को आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट साउंड को पहले बच्चों को सिखाएंगे मोप में म, म। हम आप लोग ये भी देखोगे कई बार ना, बच्चों को आप उनकी कॉपीज में लिखा होता है जैसे एम प्लस ओ प्लस पी इज इक्वल्स टू मोप। तो
आप देखिए अभी ये जो मैं बता रही हूँ ये बेसिकली हम लोग जब बोल रहे हैं साउंड से रिलेटेड है ना, हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उसको साउंड प्रोड्यूस करने की बेसिकली, कि उस लिखे हुए वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आप क्या देखते हो, पहले बच्चों को सेगमेंट्स में ही तो सिखाते हो। अब जैसे क्या है सेगमेंट में पहले फर्स्ट सिखा दिया, फिर लास्ट साउंड को आइसोलेट कर दिया, व्हाट इज द लास्ट साउंड, दैट इज पी, प, पी, प। साउंड क्या है, लिखने में क्या है पी, पर हम लोग उसको जब वर्ड में बोलना होता है तो प आता है, प। मोप, होप। तो जब हम लोग सेगमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे तो और साउंड्स हमारे सुनने में क्या आएंगे, म, ओ, प, मोप। तो ये है एक एग्जांपल मैंने कोशिश की है देने की, फोनेमिक अवेयरनेस को हम कैसे बच्चों में जो हम लोग ये वाला स्किल या ये अवेयरनेस और ये स्किल है इनकलकेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये एग्जांपल एक और लिया है, अब इस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, टीचर बोलती है और टीचर बोलती है आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। अभी ये देखो जैसे ओ है, ए आई ई ओ और यू, ये देखो ये क्या हमारे वॉवल्स हो गए। वॉवल्स क्या है, जिसमें हमारी जो ये टंग है ऊपर जो है ना इसके साथ कनेक्ट होती है ना ये चीज कनेक्ट होती है, वो वॉवल्स होते हैं। ना ऊपर ना नीचे टच होती है। ए आई ई ओ यू, टंग बिल्कुल आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना ऊपर टच हो रही है आपकी टंग ना नीचे। तो ऐसे हम बच्चों को साउंड्स सिखाते हैं, बी एम पी, बी एम पी, इसमें टच हो रही है, ये दोनों चीजें ये टच हो रही है, आपके लिप्स टच होते हैं इसमें। ई, ई आपके आपके टीथ से टच होती है जब टंग। उसके बाद एल, एल में आपकी टंग जो है टीथ के साथ, ऊपर के टीथ के साथ आपके ना ऊपर उसके साथ कनेक्ट होती है। एफ, वी, कहने का मतलब ये जब ये वाले आप अल्फाबेट्स का साउंड प्रोड्यूस करते हो तो आपका जो है माउथ इस तरह की शेप लेता है। ओ, एफ, वी, आर, आर में भी आपकी जो टंग है ऊपर आपकी टीथ के साथ टच होती है। तो इस तरह से ये फोनेमिक अवेयरनेस है कि बच्चों को हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है अल्फाबेट के साउंड प्रोड्यूस करना सिखाते हैं, कैसे बोला जाता है। अब जैसे ये है, ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं सी डी जी के एन एस टी एक्स वाई जेड, इस तरह से बोले जाते हैं। तो ये क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस बेसिकली जो हम लोगों को जो अल्फाबेट्स है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, साउंड कैसे निकालने है उसकी, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे देखिए ये दो अल्फाबेट्स को मिला के एक फोनेम बनाया हुआ है, च, श, शॉप, श, शाउट, च, चॉकलेट। तो कहने का मतलब ये कि अगर ऐसे साउंड प्रोड्यूस करना हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, तब जाके हम बच्चों को फिर ब्लेंड करना सिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, थ, थ, थाई, थ, थ्रू। तो इस तरह से हम बीच फिर जो ग्रेजुअली उनको ब्लेंड करना सिखाते हैं बेसिकली, बिकॉज वर्ड को जैसे जैसे ब्लेंड करेंगे वैसे वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है। तो ये होगी फोनेमिक अवेयरनेस, आई गेस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं फोनिक्स। फोनिक्स बेसिकली क्या है, अभी तो हमने सिर्फ साउंड की बात की, जो लिखा हुआ उसको प्रोनाउंस बेसिकली कैसे करना है ना, बोलते कैसे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिलेशनशिप देखना है, जो कुछ लिखा हुआ है रिटन लैंग्वेज बेसिकली है ना, उसके साउंड को पहचानना। बेसिकली लिखा हुए को हम लोग ग्राफेम्स कहते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको फोनेम्स कहा जाता है, साउंड से रिलेटेड। फोन, फोन पे हम बात करते हैं, इससे आप याद कर सकते हो फोन, फोन से फोनेम्स। अब फोनिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, हाउ टू यूज दिस रिलेशनशिप टू रीड एंड स्पेल वर्ड्स। कहने का मतलब ये कि अब जो कुछ भी लिखा हुआ है वर्ड्स, वो जरूरी नहीं है कि उसका जो सेम ही साउंड निकल के आए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कितने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि कितने ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ जो अल्फाबेट्स या अल्फाबेट्स है वो साइलेंट होते हैं, साइलेंट होते हैं। कहने का मतलब तो रिलेशनशिप अगर बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो वाला वर्ड साइलेंट है, वो नाइफ को कनाइफ पढ़ेंगे, फिर नाइफ को कनाइफ पढ़ेंगे, नैक को कनैक पढ़ेंगे।
बेसिकली बिकॉज अगर फोनेम्स के अगर अकॉर्डिंग हम चले, इसलिए उनको वो रिलेशनशिप सिखाना भी जरूरी है। कहने का मतलब एसोसिएट करना साउंड्स को रिटन सिंबल्स के साथ, बिकॉज रिटन सिंबल्स जो है जैसे जैसे ब्लेंड करते हैं वैसे वैसे कई बार उनका जो साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हम लोग जब उनको प्रोनाउंस करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। तो फोनेटिक्स क्या हेल्प करते हैं? उनको वर्ड रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, बेसिकली शब्द को पहचानना। फिर वहां से क्या करते हैं, जैसे जैसे वो शब्द को पहचानना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे वर्ड्स के साथ वो फेमिलियर होते जाते हैं। वो वर्ड्स ओपन यूज करते हैं लिखते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए। तो ऐसे क्या होता है, बच्चों को मतलब उनकी आदत बनने लग जाती है, उनको समझ आना शुरू हो जाता है। वो क्या कर सकते हैं फिर इसकी हेल्प से ही तो वो डिकोड कर पाएंगे। कई बार हम लोग भी रीड कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड है, सपोज अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, हमें उसका मीनिंग नहीं पता, अगर हमारे पास डिक्शनरी या कोई और सोर्स ही नहीं है कि हम उसका मीनिंग निकाल पाए, तो हम कोशिश क्या करने की कोशिश करते हैं, आगे फर्दर रीड करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं भी वो क्या कहना चाहता है, कोशिश करते हैं समझने की, किससे, जो फैमिलियर वर्ड्स है। तो कई बार उसकी वजह से भी, उसकी हेल्प से भी हम लोग अनफैमिलियर वर्ड्स को जो है रिकॉग्नाइज बेसिकली करने की कोशिश करते हैं। रिकॉग्नाइज कैसे, फिर उसके साथ फिर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो ये क्या हुआ, इट इज अ वे ऑफ टीचिंग रीडिंग। हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं कि रीड कैसे करना है, हाउ लेटर्स कॉरेस्पॉन्ड टू साउंड्स, दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में हम लोग कहाँ चेंज होता है, कहाँ सिमिलर है, हाउ टू यूज दिस नॉलेज, और कैसे रीड करना है और कैसे जो स्पेलिंग को प्रोनाउंस करना है बेसिकली। क्योंकि हर स्पेलिंग जरूरी नहीं है कि जितने आपके अल्फाबेट्स है किसी स्पेलिंग में उतने ही आपके फोनेम्स होंगे। तो ये हमारी आ गई फोनिक्स। हमारी आती फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी क्या बात हो, हमने देखी थी कि एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बेसिकली क्या है आपकी, क्या कितना वर्ड को, सेंटेंसेस को और पैसेजेस को एक्यूरेटली और कितना जल्दी आप रीड कर सकते हो, कितना जल्दी रीड, सॉरी कितना जल्दी आप समझ सकते हो, रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसका मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपकी आ गई फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लुएंसी कब आती है बेसिकली, अब हमने कुछ शब्दों की नॉलेज होगी उससे आपकी जल्दी फ्लुएंसी होगी। अब कहते हैं कि इंग्लिश की बात करते हैं हम, कि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करूँ मैं, तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी बहुत जरूरी है। फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी जरूरी है। क्या आप शब्दों का यूज कर रहे हो वो अलग बात है। हम लोग शब्दों का यूज इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारी इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं होती, हमें उतने शब्दों का ज्ञान नहीं होता। बिकॉज अगर आपको अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं बात करूं कि मुझे तवे पे रोटी बनानी है, मुझे तवे पे रोटी बनानी है, तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा इंग्लिश में कहते क्या है तो मैं कैसे फॉर्म करूंगी। तो आपको देखिए वो सिर्फ एक वर्ड की वजह से, वो एक वर्ड को मुझे अगर नॉलेज नहीं है उस वर्ड की वजह से मैं जो अपना सेंटेंस ही कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकती, सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाऊंगी तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी, कम्युनिकेट नहीं करूंगी तो ऑब्वियसली मेरी फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो फ्लुएंसी कैसे हमारी अचीव होती है, जब हम डिकोड करते हैं वर्ड्स को, रिकॉग्नाइज करते, पहचानते हैं, और धीरे धीरे ये हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। इस एज में आके हम लोग जब रीड करते हैं हमारी फ्लुएंसी है, हमारी ऑटोमेटिक है, हमें बार बार डिक्शनरी देखने का मन, बार बार डिक्शनरी देखने की जो है जरूरत नहीं पड़ती। पर छोटे बच्चों को हम लोग वर्ड मीनिंग सिखाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करवाते हैं, बिकॉज उनकी वोकैबुलरी बहुत छोटी होती है। तो इसके लिए जो है फ्लुएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग बच्चों की शुरुआत कहाँ से कराते हैं, हम देखते हैं लाउड रीडिंग उनको शुरू कराते हैं, कहाँ से, स्पीच से, बिकॉज आप पहले बोलना सीखेंगे, उससे फिर धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चे गलती करते हैं हम लोग उनको करेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है बच्चे दोबारा गलती नहीं करेंगे, उससे एक्यूरेसी बढ़ती है उनकी, बिकॉज हम लोग जब एक बच्चे को करेक्ट कराते हैं तो बाकी बच्चे भी सुन रहे होते हैं। तो दे आर मोर लाइकली टू कॉम्प्रहेंड एंड रिमेम्बर द मटेरियल, बिकॉज वहां से उनकी क्या हैबिट फॉर्म बननी शुरू हो जाती है। बिकॉज एक लाउड रीडिंग बहुत जरूरी है, जब उनको वर्ड्स का पता चलना शुरू हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपने ये वर्ड गलत बोला है, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो मैं मीनिंग बताऊंगी। अगर मैं नहीं बताऊंगी एज अ टीचर, अगर मैं बच्चे को नहीं बताऊंगी, बच्चा उसको स्किप करना शुरू कर देगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको स्किप करना शुरू कर देगा, नहीं समझ आ रहा है चलो आगे बढ़ो।
और जब मैं उसको मीनिंग बताऊंगी तो मैं उसकी एक हैबिट स्टैब्लिश कर रही हूँ कि जब भी ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड, न्यू वर्ड, अनफैमिलियर वर्ड उसके सामने आए, वो उसका साथ के साथ मीनिंग देखे, क्योंकि तभी उसको जो कंटेंट, जो भी मटेरियल है, उसको समझ पाएगा, उसको कॉम्प्रहेंड कर पाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इट इज ओरली एज वेल एज एबल टू स्पीक, बोलने की कोशिश करते हैं ना, ओरली उसको सही से प्रोनाउंस कर सके, टू मेक सेंस ऑफ टेक्स्ट विदाउट हैविंग टू स्टॉप एंड डिकोड ईच वर्ड। यहाँ पे बच्चे जो है डिकोड नहीं करते, बेसिकली यहाँ प्रोनाउंसिएशन हम उनकी ठीक कर रहे होते हैं, उनको एक हैबिट फॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि उनको पता चले जहाँ पे भी गलती करनी है, वहां पे सॉरी जहाँ पे भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो उसका मीनिंग जानना कितना ज्यादा जरूरी है, किस चीज के लिए, डिकोड करने के लिए। और डिकोडिंग किस लिए जरूरी है? टू मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट, टू मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट, उसका मीनिंग निकालने के लिए। क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में देखते हैं, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, है ना, बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल एक इनएफिशिएंट मैनर में कर रहे होते हैं, कई बार वो स्किप करते हैं वर्ड्स, है ना, उनको याद भी नहीं रहता उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है, उनकी मतलब ऐसे पावर बहुत कनेक्ट, जो कनेक्ट करने वाली पावर है ना, रियल लाइफ अपनी सिचुएशन के साथ या अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट कर नहीं कर पाते, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा स्लो होती है। ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, एक ऑब्स्टेकल बन जाती है कि किसमें, उनकी एबिलिटी, उनको अंडरस्टैंड करने में, और वो समझने में, जो भी वो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको समझने में, वो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, तो उनकी फ्लुएंसी में ये जो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है बेसिकली। नेक्स्ट हमारी आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जैसे पहले भी कहा कि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड है, बिकॉज एक एक शब्द का आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। अब वोकैबुलरी क्या है? इट मेनली रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग, बेसिकली किसी भी वर्ड का मीनिंग, और उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आपको जब तक ये नहीं पता होगा उसका मीनिंग क्या है, आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, तब तक आप दूसरे को कन्वे कैसे करोगे, आपने जो भी पढ़ा है दूसरे को बताओगे कैसे, बेसिकली तो कॉम्प्रहेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जैसे वोकैबुलरी डेवलपमेंट बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को जो रीडिंग सिखाने के लिए, जैसे जब भी स्टूडेंट है वो एक नए वर्ड पे आता है और बाद में जो है उसको प्रोनाउंस भी करता है, कोशिश करता है उसको समझने की, और उसको बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझने के लिए, टू मेक सेंस। अभी जैसे मैंने बताया, टू मेक सेंस, जब तक उसको वर्ड नहीं समझ आएगा वो सेंस नहीं निकाल पाएगा जो भी वो लिखा हुआ पढ़ रहा है। they cannot understand they cannot understand the they cannot understand the connect sorry they cannot understand the content, जो भी कुछ भी वो रीड कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो वर्ड्स के मीनिंग पता होने बहुत जरूरी है। एक अच्छी वोकैबुलरी होनी इसलिए रीडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो तभी जो है सेंस निकाल पाएंगे टेक्स्ट का, उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। और इस चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज बाद में जाके जो है रीडिंग की हैबिट फॉर्म नहीं होती, बिकॉज रीडिंग हैबिट फॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम नॉलेज रीडिंग से ही मिलती है। बिकॉज आप ज्यादा बात नहीं करते, आप ज्यादा सुनते नहीं हो, आप शांत बैठ के रीड, जितना मतलब अपना टाइम जितना रीडिंग में दे सकते हो, तो आप खुद देखिए, आप और किसी चीज में नॉलेज गेन करने के लिए टाइम नहीं दे सकते। तो रीडिंग की मतलब एक हैबिट फॉर्म करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसके कंपोनेंट्स, उसके स्किल्स को भी जानना, उसके स्किल्स को भी सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज गलत रीडिंग हैबिट फॉर्म कर देती है अगर इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है इस चीज की उनकी हैबिट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो वोकैबुलरी बच्चों को आनी बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है बच्चों को, जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं, इट्स अ सजेशन कि बच्चों को जो है जो भी वर्ड्स है, जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट या कोई जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाने लगे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके अगर बच्चों को जैसे अगर पहले मीनिंग
वर्ड मीनिंग करवा दें, पहले वर्ड मीनिंग के बारे में बता दिया जाए, तो बच्चों को क्या होता है, वो कंटेंट, वो चैप्टर पढ़ने में ईज़ी हो जाता है, उनको सेंस बनाने में उसका ईज़ी हो जाता है बेसिकली। हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे पढ़ते हैं ये चीज़ों को, हम लोग उनको क्या करते हैं, उस चीज़ की बार-बार रिपीट भी करवाते हैं उनको। रेपिटेशन कितनी होती है, हम लोग उनको याद करवाने की कोशिश करते हैं कि उनको जो वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाए, बिकॉज़ वर्ड्स के मीनिंग याद नहीं होंगे ना उनको चैप्टर नहीं होगा। बिकॉज़ आप खुद देखिए, जब वो चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, अगर चैप्टर का जब क्वेश्चंस की वो आंसर देंगे तो वो सेम वर्ड्स दोबारा वहाँ रिपीट होंगे। तो वर्ड उनको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेलिंग भी आने ज़रूरी है, उनको प्रोनाउंस करने आने भी ज़रूरी है, उनका मीनिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। तो वोकैब्युलरी भी एक उसका कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट जो है इसका, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इट इज बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे बात की यहाँ पे कल्मिनेशन, कल्मिनेशन होता है जैसे रिजल्ट किसी चीज का निकल के आना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस चीज का, किन चीजों का रिजल्ट है, बेसिकली रीडिंग स्किल्स, जैसे हमने पढ़े थे रीडिंग स्किल्स है, वो आने जरूरी है, क्योंकि इन चीजों के बेस पे जो है हमारी जो है रीडिंग सक्सेसफुल होती है, हमको जो कंटेंट समझ में आता है बेसिकली। तो इसका पर्पस क्या होता है, मास्टरी ऑफ ईच फोर स्किल्स जो हमें हेल्प करते हैं कॉम्प्रहेंशन में, जो अभी हमने पढ़े स्किल्स वो सारे। तो इस तरह से जो है ये हमें जो है मास्टर करने में हेल्प करती है। और कॉम्प्रहेंशन जो है हमने पहले से पढ़ा था कि एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग अपना ब्रेन यूज करते हैं। हमने रीजनिंग जैसे वर्ड यूज किया, रीजनिंग किस तरह के, किस चीज को समझने के लिए जो भी कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसमें वोकैबुलरी डेवलपमेंट भी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एक एक शब्द का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। तो यंग रीडर्स यानी जो छोटे बच्चे हैं, है ना, दे डेवलप टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन थ्रू ए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स। अब बच्चों को जो है, छोटे बच्चे अगर मैं बात करूं, उनको अब इतनी उनकी मतलब डेवलपमेंट नहीं होती है। अब उनकी वो कैब की भी अगर मैं बात करूं, तो उनकी वो कैब भी बहुत छोटी होती है। तो उनको कैसे सिखाया जाता है, क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका आंसर दिया जाता है, कई बार बच्चों को उससे समझ में आता है जो भी उन्होंने कुछ पढ़ा है, कॉम्प्रहेंड बेसिकली। समराइज किया जाता है, मतलब दोबारा बताया जाता है जो भी कंटेंट पढ़ा है। इससे बच्चों की जो कॉम्प्रहेंशन जो है, हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं कि बच्चों को, वो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, कि छोटे बच्चों को जो भी कुछ पढ़ा है वो जो है उनको समझ में आ जाए बेसिकली। तो ये कुछ हमने जो पढ़े कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हमने इस अपने वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं हमारे जो लेवल्स कवर करूंगी, इसका जो सेकंड पार्ट है लेवल्स। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो प्लीज मेरा जो चैनल है वीनस एजुकेशनल लर्निंग, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।